नमस्कार साथियों, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे सिविल सेवा मार्गदर्शन के यूट्यूब चैनल पे। और आज आपके साथ हम हैं हमारा डे 3 के साथ, जो लेक्चर 3 हमारा बीपीएससी पीवाईक्यू संग्रह का है। इस लेक्चर में हम आपको अलग अलग एग्जाम्स में बीपीएससी ने जो टॉपिक्स पूछे हैं और जो इम्पोर्टेंट थीम्स हैं उसमें आपको क्वेश्चंस करवाएंगे, और साथ ही साथ उस थीम से और क्वेश्चंस क्या बन सकते हैं, उसके आसपास के थीम से क्वेश्चंस क्या बन सकते हैं, उन टॉपिक्स को भी आपको रिवाइज कराएंगे। तो हमने इस चीज़ को पहले 2 लेक्चरों में करा रखा है। तीसरा लेक्चर हमारा जैनिज्म और महाजनपदा के बारे में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हमारा लेक्चर आज का। पहला क्वेश्चन देखिए, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? ठीक है, तो महावीर स्वामी का जन्म हमको पता है कि कुंडग्राम जो जगह है वहाँ हुआ था। ये आंसर हमको पता है, लेकिन ये अलग अलग एग्जाम्स में कई बार पूछा गया है। तो इसके बैकग्राउंड की जानकारी को हम लोग देख लेते हैं एक बार कि इसके आसपास और कौन कौन से फैक्ट्स हम लोग से एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। तो ध्यान रखेंगे, इनका जन्म 540 बीसी में हुआ था। ठीक है, 540 बीसी याद रखेंगे, वैशाली के कुंडग्राम में हुआ था। ठीक है, और इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था और माता का नाम त्रिशाला था। दोनों ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। और 30 साल के उम्र में ये घर छोड़ते हैं सर्च की तरफ, मतलब ट्रूथ की तलाश में। और लगभग 12 साल तक ये लगातार तपस्या करते हैं। उसके बाद इनको कैवल्य की प्राप्ति होती है, इसको हम लोग ज्ञान कहते हैं, इसको इनलाइटमेंट कहते हैं, कैवल्य की प्राप्ति होती है। ठीक है ना, कैवल्य की प्राप्ति इनको होती है जम्बिका ग्राम में, जो अभी के जमुई जिले में स्थित है ये जगह। ठीक है, और लास्ट में उनको बिहार के जो पावापुरी जगह जो है राजगीर में, वहां उनको निर्वाण की प्राप्ति होती है, मतलब वो इस लोक से चले जाते हैं। ठीक है, तो ये जो थे, जो भगवान महावीर, ये जैनिज्म के फाउंडर नहीं थे, ये जैनिज्म के 24वें तीर्थंकर थे, 24th फोर्ड मेकर थे, जिसको हिंदी में तीर्थंकर कहते हैं। पहले तीर्थंकर थे हमारे ऋषभ देव। कौन थे? ऋषभ देव। ठीक है, और ये जैन धर्म के ये 24वें तीर्थंकर थे। ठीक है, चलिए ये भी फैक्ट हम लोग को ध्यान रखना है। अब इसके अलावा जो पंचव्रत इन्होंने दिया था, पंच महाव्रत, वो भी ध्यान रखेंगे। अहिंसा, सत्य, अस्तेय मतलब नॉन स्टीलिंग, चोरी नहीं करना है, अपरिग्रह कोई पोजिशन नहीं रखना है, कोई हमें वेल्थ नहीं रखना है, और लास्ट में ब्रह्मचर्य सेलिबेसी। ठीक है, ये हम लोग को ध्यान रखना है। तो ये इनके 5 ग्रेट वाउस थे। ठीक है, तो जैनिज्म के बारे में एक बेसिक जानकारी हमारे पास आ गई, जो हम लोग को अलग अलग एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं कि संभावना। ठीक है, तो हम लोग इस चीज को ध्यान रखेंगे। और इसके अलावा इनका एक जो 3 जेवल्स था, वो भी हम लोग को ध्यान रखेंगे, जिसको हम लोग कहते हैं त्रिरत्ना। त्रिरत्ना ऑफ जैनिज्म। राइट फेथ, राइट नॉलेज एंड राइट कंडक्ट। इसको ध्यान में रखेंगे, या बराबर आपसे पूछा सकता है इसके बारे में। ठीक है, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक व्यवहार, ये तीनों हम लोग ध्यान रखेंगे कि ये जर्नलिज्म के 3 रत्नाज है, जिनको फॉलो करना पड़ता है। राइट फेथ, राइट नॉलेज, राइट कंडक्ट, इसको भी हम लोग ध्यान रखेंगे। ये भी हमसे एग्जाम्स में पूछा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, द प्लेस वेयर महावीर अटेंड कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज, कैवल्य मतलब कहाँ उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? उन्हें बताया आपको जम्बिका ग्राम में। ठीक है, ये जो जगह है जम्बिका ग्राम, ये हमारा जम्बिका ग्राम में इनको एक साल वृक्ष जो है उसके नीचे बैठ कर इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, जो अभी बिहार के जमुई जिले में पड़ता है। जगह का नाम है जम्बिका ग्राम, और उसके बगल में नदी बहती है, उसका नाम है रिजुपालिका। तो आपको सारा फैक्ट ध्यान रखना है। बिहार के जमुई जिला में जम्बिका ग्राम है, वहीं पे एक साल वृक्ष के नीचे इनको रिजुपालिका नदी के किनारे इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। ठीक है, 30 साल की उम्र में घर छोड़े थे, 12 साल तपस्या की, यानी कि 42 साल की उम्र में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। ध्यान रखेंगे, 42 साल की उम्र में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई है। ठीक है, तो ये आपसे ये सबसे क्वेश्चन पूछा सकते हैं कि कहाँ हुआ था, बिहार में वो जगह कहाँ है, उसके पास कोई नदी थी, कौन सा वृक्ष था, ध्यान रखना है इसको। ठीक है, उसके बाद ये बन जाते हैं जिना द कंकरर, जिनको हम जितेंद्र भी कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हु वाज द चेयरमैन ऑफ द फर्स्ट जैन संगीति कन्वीन्ड इन द पाटलिपुत्र? ठीक है, तो पाटलिपुत्र में पहला जैन संगति जो हुआ था, उसके अध्यक्ष कौन थे? उसके अध्यक्ष थे हमारे स्थूलभद्र। स्थूलभद्र उसके अध्यक्ष थे। तो हम लोग देखते हैं जैन धर्म में कुल 2 सेक्ट हुए। ठीक है, श्वेतांबर और दिगंबर। ठीक है,
तो दिगंबर जो थे वो वो हेड कर रहे थे सूलवर्ध को। अब चलिए इसको देखते हैं हम लोग, हम अलग अलग सेक्ट को बाद में देख लेंगे ना। ठीक है, तो पहला हमारा जो सेक्ट हुआ, पहला जो जैन काउंसिल हुआ था, ये 320 में हुआ था। ठीक है, पाटलिपुत्र में हुआ था वेन्यू, और चेयरमैन थे इसके स्थूलभद्र। ठीक है, और पैट्रोन थे उस समय चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, और रिजल्ट क्या हुआ था, कंपाइलेशन ऑफ 12 अंगाज, 12 जो अंगाज थे उनको कंपाइल किया था, जो कि जैन लिटरेचर के पार्ट है, जैन लिटरेचर के हिस्सा है। सेकंड जैन काउंसिल जो है 512 एडी में ये हुआ है वल्लाभी गुजरात में, जिसके की चेयरमैन थे देवार्दी श्रवण। ठीक है, और इसमें लास्ट में 12 अंगाज और उपअंगाज दोनों को कंपाइल किया गया, 12 अंगाज 12 उपअंगाज को कंपाइल किया गया। ठीक है, तो टोटल 2 ही जैन काउंसिल में, उसमें ध्यान रखना है कि जो बिहार में हुआ था पाटलिपुत्र में, उसके चेयरमैन थे स्थूलभद्र। ठीक है, तो अंगाज जो थे वो प्रिंसिपल स्क्रिप्चर्स थे जैन लिटरेचर के, और उसके सपोर्टिंग लिटरेचर थे उसको उसको हम लोग उपअंगाज कहते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग को ध्यान में रखना है। अंगाज और उपअंगाज इन दोनों को मिला के हम लोग कहते थे अगमाज, जो कि जैन लिटरेचर के बहुत ही फाउंडेशनल एक वर्ड है अगमाज। इसके अंदर अंगाज उपअंगाज दोनों आते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये हम लोगों ने देख लिया। अब आगे बढ़ते हैं। Which of the following is the earliest holy book of Jainism? तो इन सब में से सबसे पहले अगर कोई पुस्तक लिखी गई थी तो वो थी 14 पूर्वास। जो 14 पूर्वास थी सबसे अर्लीस्ट बुक है, ध्यान रखेंगे कि ये सबसे प्राचीन रचना है जैनिज्म के लिए, सबसे अर्लीस्ट है ये, अर्लीस्ट 14 पूर्वास। अब देखिए जो 14 पूर्वास थे, दे आर द ओल्डेस्ट द मोस्ट एंशिएंट, ओल्डेस्ट एंड द मोस्ट एंशिएंट पार्ट ऑफ जैन लिटरेचर। ठीक है, और इनका लैंग्वेज क्या था, अर्धमागधी प्राकृत। ये टेक्स्ट इनके खो गए, हम लोग हमारे पास अवेलेबल नहीं है। और ये ओरल ट्रेडिशन, मतलब जो एक जनरेशन दूसरे जनरेशन में जो याद कराया गया था उसी के इसके तो हम लोग को इसके पास इसके बारे में जानकारी है। ठीक है, तो हम लोग को ध्यान रखना है कि और इसके लास्ट जो नॉन पर्सन थे वो जो आचार्य भद्रबाहु थे, वो उनको माना जाता है कि इनको लास्ट 14 पूर्वास के बारे में सारी जानकारी थी। तो जो आचार्य भद्रबाहु थे उनको इसके बारे में सारी जानकारी लास्ट लास्ट तक थी। इसके बाद ये चीज लगभग खत्म हो गया। ठीक है, तो अर्लीस्ट हमारा जैन लिटरेचर जो है वो क्या है, 14 पूर्वास, अर्लीस्ट जैन लिटरेचर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए जैनिज्म में 2 सेक्ट हुए, जैनिज्म 2 सेक्ट में बट गया। ठीक है, श्वेतांबर एंड दिगंबर। चलिए हमारा जो हमारा जो जैन है वो 2 सेक्ट में बट गया। ठीक है, तो श्वेतांबर सेट जो था हम लोग उसको बोलते थे इट वाज स्काई क्लैड। ठीक है, बेसिकली व्हाइट ड्रेस ये लोग पहनते थे, और स्थूलभद्र इनके लीडर थे। और दिगंबर जो थे दे वर स्काई क्लैड, मतलब वो ड्रेस नहीं पहनते थे, और भद्रबाहु उनके लीडर थे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। एक और हमारे पास स्लाइड जो दिखा रहा है हमारा
कि हमारे पास जो जैन लिटरेचर है उसमें और हमारे पास कौन कौन से क्वेश्चन इसमें बन सकते हैं। चलिए, हमने देख लिया कि हमारा जो 14 पूर्वाज था ये सबसे एंशिएंट लिटरेचर था। दो सेक्ट हुए हमारे जैनिज्म में, श्वेतांबर और दिगंबर, ठीक है। एक व्हाइट ड्रेस, स्थूलभद्र, स्काईक्लैड, भद्रबाहु, ठीक है। तो इसमें जो सेक्ट था, इसमें ये जो स्काईक्लैड थे, दे बिलीव्ड इन द ओरिजिनल टीचिंग्स ऑफ महावीर, और ये इसके जो कोड्स थे, बेसिकली नॉर्म्स थे, वो काफी स्ट्रिक्ट थे और थोड़ा सा ये लीनियंट या फ्लेक्सिबल माना गया है, लीनियंट या फ्लेक्सिबल माना गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे पास जैन लिटरेचर के कुछ और टेक्स्ट है जिनको हम लोग पढ़ सकते हैं और वहां से एग्जाम में हमें क्वेश्चन पूछ जा सकते हैं कि ये लिटरेचर किस एरा का है, किसने लिखा है, या इसका संबंध बुद्धिज्म जैनिज्म किस चीज से, ठीक है। चलिए, तो अगर हम लोग ट्रेडिशनल वाइज बात करें तो सबसे पहले ये हमें या तो प्राकृत या अर्धमागधी संस्कृत में मिलेगा लिटरेचर, ठीक है। और श्वेतांबर ट्रेडिशन के जो थे वो कहते हैं कि जो ओरिजिनल जो टीचिंग्स है महावीर का वो अगमास में प्रिजर्व्ड है, मतलब अगमास के अंदर ध्यान कौन सा आपको बताए थे, इसमें 12 अंगाज और 12 उपअंगाज आते हैं। लेकिन दिगंबर ट्रेडिशन के जो लोग हैं, इसमें भद्रबाहु आते हैं, वो कहते हैं कि ये लॉस्ट हो गए थे और हम लोग के पास जो 14 पूर्वाज है, हम लोग उसी से उनके टीचिंग्स को हम लोग वापस से हम लोग एक जगह पे कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें लैंग्वेज यूज है प्राकृत, अर्धमागधी, ठीक है। स्टार्टिंग में, लास्ट के टेक्स्ट में हमें संस्कृत मिलेगा, लेकिन स्टार्टिंग में ध्यान रखेंगे, स्टार्टिंग वाले में प्राकृत और अर्धमागधी जो है वो हम लोग को मिलता है, ठीक है। श्वेतांबर कहते हैं कि हमें जो अगमाज है जिसके अंदर 12 अंगाज है, 12 उपअंगाज आता है, यही हमारे पास मेन सोर्सेस है, ठीक है। चलिए, अब जो कुछ हमारे पास इंपॉर्टेंट टेक्स्ट है, सबसे इंपॉर्टेंट है कल्प सूत्रा, इसको ध्यान रखेंगे, कल्प सूत्रा, इसको लिखा है भद्रबाहु ने, और ये तीर्थंकर का बायोग्राफी है, खास करके लॉर्ड महावीर का, और इसमें रूल्स भी है मॉन्क्स एंड नन के लिए, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्स्ट है। कल्प सूत्र ध्यान रखेंगे, भद्रबाहु का लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद अचरंगा सूत्रा, ये भी एक अंगाज में आता है, इंपॉर्टेंट टेक्स्ट है जैन धर्म के लिए। भगवती सूत्र, ये भी इंपॉर्टेंट टेक्स्ट है जैन धर्म के लिए, जिसमें स्पिरिचुअल क्वेश्चंस पूछे गए हैं, मेटाफिजिकल क्वेश्चंस पूछे गए हैं जैनिज्म के बारे में, ठीक है। ये कुछ दिगंबर लिटरेचर का नाम बस ध्यान रखिएगा कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछा गया इसमें से कौन सा जैन लिटरेचर है या नहीं, तो आपको ये क्वेश्चंस को बस ध्यान रखना है, ठीक है। सतकर्दमा, कश्यप पौधा, आदि पुराण, महापुराण और रत्नाकरदा श्रवाचकरा, ठीक है। अगर यहाँ से क्वेश्चन लगाया गया तो इसमें से ध्यान रखना है कि ये जैन लिटरेचर इसमें से आता है, ठीक है। एक और बहुत अच्छा जैन लिटरेचर वो है परिष्ट परवान, ठीक है। परिष्ट परवान जिसको आचार्य हेमचंद्र ने लिखा है, ठीक है। तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। आचार्य हेमचंद्र सूरी, हेमचंद्र सूरी ने परिशिष्ट परवान लिखा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट जैन टेक्स्ट, जिसको 12th सेंचुरी मतलब बाद में लिखा गया है, लेकिन ये हमें लॉर्ड महावीर के बारे में और उनके जो टीचिंग्स है उसके बारे में एक अच्छी जानकारी देता है। प्लस हमारे पास जैन हिस्ट्री, जैन एथिक्स, जैन कल्चर और पर्सनालिटी के बारे में अच्छी जानकारी यहाँ से मिलती है। तो ध्यान देना, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है कि लैंग्वेज जो रहेगा स्टार्टिंग में प्राकृत अर्धमागधी है। श्वेतांबर ट्रेडिशन अगमास को प्रमोट करता है, इसके अंदर 12 अंगाज 12 उपअंगाज आते हैं। कल्प सूत्र जो भद्रबाहु ने लिखा है, ठीक है। अचरंगा सूत्र, भगवत सूत्र भी जैन टेक्स्ट है, ये भी कुछ जैन टेक्स्ट, इनका नाम ध्यान रखना है। और लास्ट में परिशिष्ट परवान जो आचार्य हेमचंद्र ने लिखा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, परिशिष्ट परवान आचार्य हेमचंद्र, इसको हम लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए, सेकंड कुछ फैक्ट जिसको ध्यान रखेंगे, ये एग्जाम्स में आपसे पूछा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आजीविका सेक्ट के बारे में क्वेश्चन है। तो आजीविका सेक्ट जो है, इसकी स्थापना किसने की थी? ये की थी मक्काली गोसाला ने, मक्काली गोसाला ने, ठीक है। ये कंटेम्प्रेरी थे बुद्ध और जैन के, और इन्होंने अपना एक अलग सेक्ट का स्थापना किया था, जिसको हम लोग आजीविका सेक्ट कहते हैं। इसके फाउंडर कौन थे? मक्काली गोसाला। स्टार्टिंग में महावीर के समकालीन थे, लेकिन बाद में इन्होंने अपना एक अलग सिद्धांत लेकर के आया। और जो आजीविका सेक्ट है, ये बेसिकली नियति फोकस करता है, डॉक्ट्रिन ऑफ फेट एंड डिटरमिनेशन। इसके हिसाब से जो नियति है, दैट इज एवरीथिंग इज प्री डिटरमाइंड,
मतलब जो नियति है उसके हिसाब से चीजें हो रही है और आप उसमें कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। ह्यूमन एफर्ट्स कैन नॉट चेंज डेस्टिनी, ध्यान रखना है, एवरीथिंग इज प्रीडिटरमाइंड एंड ह्यूमन एफर्ट्स कैन नॉट चेंज डेस्टिनी, ये इनका बेसिक आइडिया है। तो नियति जो है वो सब कुछ कर रही है और इसमें ह्यूमन एफर्ट्स हम लोग उससे कोई बदलाव नहीं कर सकते, और इसने कर्म के आइडिया को बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया था। तो ये इसका कुछ की आइडियाज है, ठीक है। और ये बेसिकली एक नास्तिक डॉक्ट्रिन है जो एस्थेटिक प्रैक्टिसेस को फॉलो करता है। अब देखिए इसके बारे में हमारे पास एग्जाम के लिए फैक्ट और क्या क्या हो सकते हैं। तो फाउंडर मकाली गोसाला, कंटेम्प्रेरी ऑफ महावीरा, डॉक्ट्रिन ऑफ फेट या नियति, ये हो गया हमारा, ये ध्यान रहेगा। अगेंस्ट द कंसेप्ट ऑफ कर्मा, कर्मा के खिलाफ थे। नास्तिक हैं तो वेदास और गॉड के खिलाफ भी होंगे, जो कि नास्तिक हैं इसीलिए। तो ये हमारे पास कुछ फैक्ट्स है। अब इनको जो पैट्रोनिज मिलता है वो अशोक के समय मिलता है, खास करके बिंदुसार के समय मिला था, अशोक के फादर के समय, और उसके जो ग्रैंडसन जो थे दशरथ, उनके समय आजीविका को काफी अच्छा एक ग्रैंड पैटर्न मिला, जिसमें बराबर की जो गुफाएं हैं वो उनको डोनेट की गई थी, डोनेटेड टू आजीविका बाय द ग्रैंडसन ऑफ अशोका दशरथ, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है कि बराबर की गुफाएं जो जहानाबाद जिले में पड़ती है बिहार में, वो इनको डोनेट किया गया था। हालांकि बहुत जल्दी ये सेक्ट जो है वो डिक्लाइन कर गई, क्योंकि ये जो बातें कह रहे थे वो प्रैक्टिकल नहीं थे, ठीक है। तो ये जो देखिए बराबर की जो गुफाएं हैं जो हम देख सकते हैं इमेज में, इसके में सुदामा, कर्ण चौपड़, लोगों से, ये सब जो गुफाएं हैं ये आजीविका मॉन्क को डोनेट किया गया था मौर्य काल में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन हमारे पास कुछ महाजनपद से है। पहला क्वेश्चन है कि विच रूरल मूव्ड इज कैपिटल टू पाटलिपुत्र, ठीक है। तो इसका आंसर होगा उदयीन। लेकिन अगर क्वेश्चन ये पूछे कि पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की, तो ध्यान रखेंगे तब आंसर हो जाएगा अजातशत्रु। स्थापना अजातशत्रु ने की थी, लेकिन राजधानी बनाई थी उदयीन ने। ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए देख लेते हैं आगे हम लोग। तो सबसे पहले अजातशत्रु ने एक पाटलीग्राम नाम का किला बनाया था। पाटलीग्राम नामक किला बनाया था कहाँ? गंगा और सोन नदी के कन्फ्लुएंस पे। और इसका मेन एम क्या था? इसका मेन एम था कि जो मगध एम्पायर को लिच्छवी, जो वैशाली के लिच्छवी है, उनके अटैक से बचा कर रखना, ठीक है। तो पहला स्टेप किसने लिया था? अजातशत्रु ने, जिसने पाटलीग्राम नाम के एक दुर्ग का किला स्थापना किया था। इसलिए पाटलिपुत्र की स्थापना का श्रेय किसको जाता है? अजातशत्रु को जाता है। लेकिन उदयीन ने पाटलीग्राम को पाटलिपुत्र में डेवलप किया, ठीक है। और उसके बाद ही शिफ्टेड द कैपिटल ऑफ मगध फ्रॉम राजगिरी टू पाटलिपुत्र, उन्होंने शिफ्ट किया, ठीक है। उसके बाद ये कॉमर्स, कल्चर, ये सब की राजधानी बन गई, ठीक है। तो ये, और बाद में उसके बाद अलग अलग डायनेस्टी का ये सेंटर बनता रहा। तो ये ध्यान रखना है कि ये स्टार्टिंग में अजातशत्रु ने इसको बनाया था एक फोर्ट, जिससे कि वो लिच्छवी साम्राज्य के अटैक से बच सके, और बाद में उदयन ने इसको अपनी राजधानी बना ली। चलिए आगे देखते हैं। कुछ जनपदा के नाम है और उनके राजधानी हमको उनसे मैच करना है, ठीक है। तो अंग का जो राजधानी वो चंपा था, गांधार, तक्षशिला, मल्ल, कुशीनगर, वत्स, कौशाम्बी। तो इस तरह से हमारे पास 16 महाजनपद है। एक बार सबकी राजधानी हम लोग देख लेते हैं कहाँ कहाँ था और किस टेक्स्ट में उनके बारे में जानकारी मिला। तो ध्यान रखेंगे कि 16 महाजनपद के बारे में 2 टेक्स्ट में हमारे पास जानकारी मिला है, ठीक है। पहला जो बुद्धिस्ट टेक्स्ट है हमारा अंगुत्तर निकाय, उसमें इसके बारे में जानकारी है। दूसरा जो हमारा जैन टेक्स्ट है भगवती सूत्र, उसमें ये 16 महाजनपद के बारे में जानकारी है। तो 2 टेक्स्ट है हमारा, बुद्धिस्ट टेक्स्ट अंगुत्तर निकाय और जैन टेक्स्ट भगवती सूत्र, दोनों में 16 महाजनपद के बारे में जानकारी है, ठीक है। तो इसमें से हमारे पास 3 महाजनपद थे जो उसमें अभी के बिहार में पड़ते हैं। पहला अंग, जिसकी राजधानी चंपा थी,
जो अभी के मुंगेर और भागलपुर के इलाके में पड़ता है। मगध अभी के मगध में पड़ता है, इसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी, पहले राजगीर फिर पाटलिपुत्र। और वज्जी जिसकी राजधानी वैशाली थी। इसके अलावा काशी, बनारस, कोसल, श्रावस्ती, मल्ल, कुशीनगर, छेदी, सुक्तिमती, वत्स, कौशाम्बी, कुरु, इंद्रप्रस्थ जो कि दिल्ली के पास है, पांचाल, कांपिल्य, मत्स्य, विराटनगर, सुरसेन, मथुरा। अब देखिए असमक जो है ना, असमक ये एकमात्र महाजनपद है जो गोदावरी के दक्षिण में था, मतलब साउथ इंडिया में था। ठीक है। अवंती, उज्जैन, गांधार, कंबोज, राजापुरा। गंधार, तक्षशिला, कंबोज, राजापुरा। ये हमारे पास 16 महाजनपद हो गए। ठीक है। एकमात्र महाजनपद जो साउथ ऑफ इंडिया मतलब गोदावरी के पास जो था वो असमक था। साउथ इंडिया में ध्यान रखना है। सबसे पावरफुल कौन था? मगध। इसमें से वज्जी और मल जो थे वो रिपब्लिकन थे। ठीक है। वज्जी और मल ये दोनों के दोनों जो थे दे वेयर रिपब्लिकन स्टेट्स, गण संघ जिसको हम लोग बोलते थे, गण संघ। ठीक है। और ये हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट के बारे में फैक्ट है जिनको हम लोग को ध्यान रखना है। ठीक है। 2 टेक्स्ट जिसमें इसकी जानकारी, एक बुद्धिस्ट टेक्स्ट अंगुत्तर निकाय और जैन टेक्स्ट भगवती सूत्र। ठीक है। चलिए इसको आप लोग ध्यान रखेंगे, एग्जाम में इसे क्वेश्चंस बन सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं कि प्राचीन बिहार में हर्यक वंश की स्थापना किसने की? ठीक है। तो हर्यक वंश की स्थापना की थी बिंबिसार ने। ठीक है। हर्यक वंश की स्थापना किसने की थी? बिंबिसार ने की थी। और हम लोग देखते हैं कि हर्यक वंश के बाद लगातार अलग अलग वंशों की स्थापना हुई। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि अलग अलग वंश जो है वो क्रोनोलॉजी में किसके बाद कौन आए और उसके संस्थापक कौन थे, राजधानी क्या थी और अंतिम शासक क्या था। चलिए इसको हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमारा महत्वपूर्ण जो आता है महाजनपद मगध। मगध का सबसे महत्वपूर्ण पहला डायनेस्टी था हर्यक वंश। इसकी स्थापना की थी किसने? बिंबिसार ने। महत्वपूर्ण शासक कौन थे? बिंबिसार का अजातशत्रु, उसके बाद उदयन। अजातशत्रु ने पाटलिग्राम, उदयन ने पाटलिपुत्र। अंतिम शासक थे इसके नागदस्क। ठीक है। नागदस्क थे जिसको मार करके शिशुनाग ने शिशुनाग वंश की स्थापना की। ठीक है। और शिशुनाग जो है शिशुनाग वंश की स्थापना करते हैं। और शिशुनाग के बाद एक बहुत बड़ा शासक आते हैं, इसका नाम था कालाशोक। और कालाशोक ने ही द्वितीय बुद्ध काउंसिल की अपने समय में आयोजन करवाया था। ठीक है। और शिशुनाग वंश के अंतिम शासक थे नंदीवर्धन या महानंदिर। इनकी हत्या करके बनते हैं महापद्मनंद। महापद्मनंद जो है नंद वंश की स्थापना करते हैं। और इसके बाद जो है वो बहुत बड़े ये एक विजेता थे। इनके बारे में अलग अलग चीजें कही जाती है कि कलिंग तक ये जीत करके आए थे, वहां से जिन की मूर्ति भी ये लेकर के आए थे। इनको अलग अलग उपाधि से हम लोग इनको दी जाती है। इसके बाद इनके पुत्र थे धनानंद, जिसके समय जो सिकंदर वो भारत के आसपास तक आ गया था। और धनानंद को डिफीट करके हरा करके गद्दी पे बैठते हैं कौटिल्य की हेल्प से, चाणक्य की हेल्प से। कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है। और मौर्य वंश के मौर्य के बाद बिंदुसार, फिर अशोक सम्राट, इसके बाद लास्ट में फिर शासक जो बचते हैं मौर्य के वो है बृहद्रथ, अंतिम शासक मौर्य के। और बृहद्रथ की सेनापति थे पुष्यमित्र शुंग, जो उनके उनको हत्या करके वो बन जाते हैं पुष्यमित्र शुंग। शुंग के वंश की स्थापना करते हैं। और पुष्यमित्र शुंग के बाद उनका बेटा अग्निमित्र गद्दी पे आता है, जिनके बारे में बहुत अच्छा एक काव्य लिखा गया मालविका अग्निमित्र कालिदास के द्वारा। ठीक है। और शुंग वंश के जो अंतिम शासक थे उनका नाम है देवभूति। ठीक है। और देवभूति की हत्या करके वासुदेव कर्म जो है वो कर्ण वंश की स्थापना करते हैं। ठीक है। और अंत में कर्ण वंश के जो अंतिम शासक थे सुशर्मन। तो आपको ध्यान रखना है संस्थापक और अंतिम शासक, ये लगातार एग्जाम्स में इसके बारे में क्वेश्चन सबसे पूछा जा सकता है। ठीक है। तो ये क्रोनोलॉजी भी आपको मैच करने दे देगा कि बताइए कि स्टार्टिंग से एंड तक पहले कौन था, बाद में कौन है। हर्यक वंश, नागवंश, नंदवंश, मौर्य वंश, शुंग वंश और कर्ण, संस्थापक और लास्ट रूलर, इसको हम लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हु वाज द फिजिशियन ऑफ मगध रूलर बिंबिसार। तो बिंबिसार के जो वैद्य थे उनका नाम था जीवक। जीवक नाम के वैद्य थे जो काफी उसमें प्रचलित थे। ठीक है। जीवक ये किसके दरबार में थे? ये बिंबिसार के दरबार में थे। और इन्होंने जो पढ़ाई की थी मेडिसिन की, तक्षशिला से की थी, ध्यान रखिएगा। कहाँ से की थी? तक्षशिला से की थी। और ये गौतम बुद्ध के समकालीन थे। गौतम बुद्ध से भी इनकी मुलाकात हुई है।
तो कंटेम्प्रेरी ऑफ गौतम बुद्ध थे, तक्षशिला में इन्होंने पढ़ाई की है, ठीक है। और ये बिंबिसार के दरबार में राजवैद्य थे, मतलब उनके राजवैद्य थे। बिंबिसार और अगस्त्य के दरबार में उनके राजवैद्य थे और बुद्ध के समकालीन भी थे, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान रखने वाला फैक्ट ये है कि जब अवंती के जो राजा प्रद्योत थे, उनको जॉन्डिस जब हो गया था, उनको जब जॉन्डिस की बीमारी हुई थी, तो उसका इलाज करने के लिए बिंबिसार ने जीवक को अवंती भेजा था, उज्जैन, ठीक है। तो ये फैक्ट अब आपको ध्यान रखना है। बिंबिसार सेंट जीविका टू उज्जैन अवंती ट्रीट किंग प्रद्योतास जॉन्डिस सीरियस इलनेस, और उन्होंने इस चीज से उनको ठीक करके वापस आ गए थे, ठीक करके उनको रिकवर करके वापस आ गए थे, इसलिए इनकी और ज्यादा पॉपुलर हो गए थे। और ये किसके समकालीन थे? गौतम बुद्ध के समकालीन थे, ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। गौतम बुद्ध के समकालीन थे। चलिए, ये हमारे पास कुछ फैक्ट, इनको आप लोगों को ध्यान रखना है, इनके बारे में क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये रहा आज का हमारा टॉपिक, जिसमें हमने जैनिज्म से कुछ क्वेश्चन देखे और कुछ क्वेश्चन देखे महाजनपद से। अलग अलग चीजों से क्वेश्चन काम हो सकते हैं आपके पास। फिर हम कल आएंगे अगले अगले टॉपिक के साथ, देखेंगे उसमें हम लोग नया नया क्वेश्चन क्या क्या बना सकते हैं, ठीक है। धन्यवाद।